Hello guys, welcome back to Edugiri. I'm so sorry for not posting on 20 yesterday basically. तो अभी हम ये कर रहे हैं एंड जल्द ही 22nd का भी आ जाएगा. वील बी ऑन ट्रैक अगेन राइट. 21st जनवरी का आज हम करेंगे. तो ट्रम्प बिकम्स 47th यूएस प्रेसिडेंट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि वो कौन से प्रेसिडेंट बने. 4747. दिस इज अ PYQ. जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे तो पूछा गया था अच्छा ये बन गए हैं, ये कौन से प्रेसिडेंट है. 46, 47th. This is the answer, right? So he has become the 47th president. Was to stop all censorship. सेंसरशिप स्टॉप करने की बात करी है. तो इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए उन्होंने. डोनाल्ड जे ट्रम्प ऑन मंडे. नाउ इसके अंदर अब डोनाल्ड जे ट्रम्प इनका नाम है, ठीक है ना. तो आपको जे की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. जे की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि हम याद करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प, वो पूछ लेंगे अच्छा ठीक है डोनाल्ड जे ट्रम्प बने हैं, जे की फुल फॉर्म बताओ हमें. जे की फुल फॉर्म बताओ हमें, ठीक है. तो फंस गए हम. तो डोनाल्ड जे ट्रम्प जो है, जे की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए. दैट इज जॉन. वेरी इजी, ठीक है ना. जॉन, ठीक है. और कौन से प्रेसिडेंट बने. 47th यूएस प्रेसिडेंट. अभी हम याद कर लेंगे यहाँ पर 47th यूएस प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प. जे स्टैंड फॉर जॉन, ठीक है. अब उसके बाद ओथ फॉर अ सेकेंड टर्म, ठीक है ना. ओथ फॉर अ सेकेंड टर्म. नाउ सेकेंड टर्म का मतलब कि वो पहले भी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है. अब वो सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बन रहे हैं. तो लिख सकते हैं इन द ब्रैकेट बिकमिंग प्रेसिडेंट फॉर सेकेंड टाइम. ये क्या बन रहे हैं, ये दूसरी बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं. एंड अनाउंस्ड अ ड्राफ्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन सेइंग द गोल्डन एज ऑफ अमेरिका हैज बिगन. वो कह रहे हैं कि मैं लेकर आऊंगा कौन सी एज, गोल्डन एज ऑफ अमेरिका. लिबरेशन डे बोला 20 जनवरी को उन्होंने, ठीक है ना. द न्यू यूएस प्रेसिडेंट लिस्टेड अ सीरीज ऑफ एक्शन. तो उन्होंने सीरीज ऑफ एक्शन, व्हाट आर द एक्शन. सीरीज ऑफ टुक लिखेंगे, टुक फॉलोइंग एक्शंस, ठीक है ना. तो वेरी फर्स्ट एक्शन इज डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी. डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी एट मेक्सिको बॉर्डर. मेक्सिको बॉर्डर पे क्या कर दी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी. नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी मेक्सिको बॉर्डर पे. अब देखो यार, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन माइग्रेशन कि दूसरी कंट्री से लोग हमारे यहाँ पर आए, यूएसए में आए. वो इंटरेस्टेड नहीं है. वो कह रहा है कि मुझे अपने देश का भला करना है, मुझे अपने देशवासियों का भला करना है, ठीक है ना. मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ पर आए, वो नहीं चाहता, ठीक है ना. और वो वैसे ही स्टेप ले रहा है क्योंकि लोग मेक्सिको से इलीगली एंटर करने की कोशिश करते हैं अमेरिका. बहुत सारे इंडियंस भी करते हैं. तो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगा दी है, मतलब यहाँ पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी कि लोग नहीं आ पाएंगे, एंटर नहीं कर पाएंगे. तो ये चाह रहे हैं, ठीक है. उसके बाद उन्होंने क्या किया, रीनेमिंग गल्फ ऑफ मेक्सिको द गल्फ ऑफ अमेरिका. तो ये अब क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका नेम कर दिया है. तीसरी चीज क्या किया उन्होंने, टेकिंग बैक द पेनामा कैनाल. अब जो पेनामा कैनाल है, वो कैनाल जो है शॉर्टकट है शिप्स के लिए, ठीक है ना. और ये यूएसए ने बनाई थी और पेनामा को दे दी थी एग्रीमेंट के थ्रू. अब यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि वो पेनामा कैनाल हमने बनाई, अब हम क्यों दें. अब पेनामा कैनाल का इशू कहाँ से आया, यहाँ पे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं एंट्री के. टैक्सेस क्यों बढ़ाए जा रहे हैं एंट्री के, क्योंकि वहां पर जो बारिश है, जो रेन है, वो इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है. तो रेन फेड जो कैनाल थी, जहां पानी बारिश भर रही थी, वहां अब खुद भरना पड़ रहा है. तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तभी उन्होंने टिकट का जो रेट है वो बढ़ा दिया है, फेयर बढ़ा दिया है. यूएसए वाले कहते हैं हमारी शिप्स पे तुम ये नहीं कर सकते हो, डोनाल्ड ट्रम्प कहते. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम जो पेनामा कैनाल है वो वापस लेंगे. पेनामा कैनाल वाला इशू हम जनवरी में 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं. कॉमेंट्स में कोई ना कोई बच्चा आपको बता देगा कि कब कब डिस्कस हुआ है. अगर आपका मिस आउट हुआ है तो आप ये समझ सकते हो. तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर याद करेंगे, बिकॉज ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. 47th प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड जे ट्रम्प बने हैं, जहां पर जे स्टैंड्स फॉर जॉन.
ठीक है, 3 उन्होंने मेजर इश्यूज लिए हैं आते ही। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि मैक्सिको के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वहां पर मैं नेशनल इमरजेंसी घोषित करता हूं। दूसरा उन्होंने बोला है कि हम रीनेम करेंगे किसको, गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका। बहुत ही इजी, जहां पहले मेक्सिको शब्द लिखा हुआ है वहां पर अमेरिका लगा दिया इन्होंने। ठीक है, और क्या कह रहे हैं वो, टेकिंग बैक ऑफ पेनामा कैनाल, टेकिंग बैक ऑफ पेनामा कैनाल। ये 3 मेजर इश्यूज जो हैं वो लिए गए हैं। सो दिस यू नीड टू नो। उसके बाद मिस्टर ट्रम्प फर्दर सेड एज ऑफ टुडे इट विल henceforth be the official policy of United States government that there are only 2 genders। उन्होंने क्या कहा, अब ये जो है ये इनका अलग स्टेप है, थर्ड पॉइंट का लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ यूएसए that there are only 2 genders। वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ 2 ही genders हैं, और वो कौन से हैं, एक है मेल और एक है फीमेल, एक है मेल और एक है फीमेल, 2 ही genders हैं। वो कह रहे हैं वो कौन कौन से genders हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पे चलेंगे, दैट इज लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट फॉर आर्जिकर केस कन्विक्ट। आर्जिकर मेडिकल केस कौन सा है, आर्जिकर मेडिकल कॉलेज केस, जहाँ पे जो डॉक्टर थी उनका रेप हुआ और उनका मर्डर हुआ, रेप प्लस मर्डर हुआ था। ठीक है ना, अब उसके अंदर एक पुलिस वॉलंटियर जो हॉस्पिटल में आता था, ठीक है, उसके ऊपर लगा कि हाँ इसने किया है, अब प्रूव भी हो गया कि हाँ उसी ने किया है। बट अब यहाँ पे 2 सिचुएशंस हैं, जो वॉलंटियर है वो कन्विक्टेड हो चुका है। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है कि प्रूवन गिल्टी, कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रूवन गिल्टी। ठीक है ना, बट जो दूसरे लोग हैं, मतलब जो पेरेंट्स ऑफ द गर्ल हैं जिनकी डेथ हुई है, प्लस जो स्टाफ है डॉक्टर्स का जो उस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो रेप हुआ था वो गैंग रेप था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गैंग रेप, गैंग रेप का मतलब कि बहुत सारे लोग और भी इन्वॉल्व थे, उनको तो पनिश किया नहीं गया, उनको तो पनिश किया नहीं गया। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट भी, मतलब एक तरह से unsatisfied and they are not satisfied with the result। ठीक है ना, अब a sessions court in Kolkata on Monday sentenced Sanjay Roy the convict in the rape and murder of doctor of Arjiker Medical College and Hospital to lifelong imprisonment। now अब यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन आता है कि डेथ सेंटेंस क्यों नहीं दी गई, तो यहाँ पे लिखेंगे सेशंस कोर्ट इन कोलकाता sentenced Sanjay Roy to lifelong imprisonment। ठीक है ना, क्या दी गई, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट दी गई। ठीक है ना, अब यहां पे हु इज ही, कन्विक्ट मतलब प्रूवन गिल्टी, दैट प्रूवन guilty that he has committed the offense। ठीक है ना, कन्विक्ट है, ही इज अ कन्विक्ट इन द रेप एंड मर्डर ऑफ अ डॉक्टर एट Arjiker Medical College and Hospital। So he is the one who did the rape and murder। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि और भी लोग थे, क्योंकि जो सीमेन वहां पर मिला था जो बॉडी से, ठीक है, वो एक बंदे का नहीं हो सकता है, उससे पता चलता है that she was raped multiple times by multiple men, right? The additional district and sessions court said it was evident that this case did not meet the stringent criteria for being classified as rarest of rare case। वो क्या कह रही है, ठीक है ना, judge said the case, मतलब एक लड़की का क्या है ना, पकड़ो, रेप कर दो, ठीक है, मार दो, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, मर गई, रेयरेस्ट ऑफ रेयर थोड़ी ना है। रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में क्या चाहिए फिर तुम्हें, व्हाट इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कि उसको काट के पीसेस में फेंके फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मतलब हम लड़कियों का क्या है।
आधे से ज़्यादा माँ बाप हमें पैदा नहीं करने चाहते, ठीक है, जो पैदा कर देते हैं उनकी बेटियों के साथ ये हो जाता है, वो बेचारे डर में जीते हैं. सैड. ओके, लेट इट सैड. आई थिंक रेप ठीक है, मतलब मुझे भी पता है एज अ लॉयर की पनिशमेंट से नहीं कम हो रहे हैं रेप, ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि अगर किसी को पता है ना कि अगर प्रूव हो गया तो भैया सीधा काटा जाऊंगा, तो एटलीस्ट इफ नॉट द उस क्रूरता से उसको मार नहीं सकते ना, तो अगर हैंग भी कर रहे हो तो वो भी इज्जत है ऐसे इंसान के लिए जिसने ये सब किया है, ठीक है ना. सो आई डोंट अग्री विद द डिसीजन. आई थिंक डेथ सेंटेंस देनी चाहिए थी. एंड रेप के अंदर, ठीक है, अगर मर्डर हो रहा है तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाना चाहिए, क्योंकि मार दिया भाई, घर वाले क्या करेंगे, उनका तो बच्चा गया, वो तो सारी उम्र के लिए वो भी मर गए, वो माँ बाप, वो भाई बहन जो उस बच्चे से जुड़े हुए थे वो भी एक मरी हुई जिंदगी निकालेंगे. उनको एक एक सेकंड याद आएगा कि उनके घर में एक बच्चा था जिसके साथ रेप हुआ, जिसका मर्डर हुआ. एक नॉर्मल बंदे की डेथ होती है ना तब दर्द होता है, जिसका रेप और मर्डर हुआ हो ना, माँ बाप हर रोज उस दर्द को फील करते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ, कितना मतलब वो है. एंड दे से इट इज नॉट रेयरेस्ट ऑफ रेयर. वेरी गुड, फाइन, ओके, सल्यूट है ऐसे जजेस को. जज सेड द this was said it was evident. Well, I don't think it is evident. Judge said it was evident that this case did not meet the stringent criteria for being classified as rarest of rare. ठीक है ना. और रेयरेस्ट ऑफ रेयर, अब यहाँ पर डेथ पेनल्टी कब दी जाती है इंडिया में, अगर वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो, ठीक है ना. रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं था, वो कहती ठीक है तो क्या हुआ, रेप किया, मर्डर किया, मार दिया, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, इंडिया में ऐसा होता रहता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर नॉर्मल विद इट. इन द 172 पेज जजमेंट शी सेड कि हमें ना, व्हाट शी सेड इज कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए ग्रेविटी ऑफ द क्राइम देखना चाहिए और ये सब देखना चाहिए, ठीक है. उसके बाद हमने ये लिख लिए थे कि कौन रेप जो है अब कौन से सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 64 के अंदर आता है. 4 + 2 6 एंड 4 64, ठीक है, ये आपने याद रखना है. यूएसए के प्रेसिडेंट कौन से है, 47. आज हमने 2 नंबर्स याद करे हैं, दोनों याद रखने हैं. तो ऑर्डर नोटेड दैट रॉय विल अंडरगो, लिखेंगे ऑर्डर नोटेड रॉय विल अंडरगो rigorous imprisonment for life. अब ये फॉर लाइफ में मतलब 20-24 साल बाद ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना. एंड imposed a fine of ₹50,000. वाह. एंड विक्टिम को कॉम्पनसेशन हमारे यहाँ पे देने का कोई वही नहीं है, परिवार गया भाड़ में, हार्डली मैटर्स, उन्होंने पैदा किया करा, वो कनेक्टेड थे उससे, फीलिंग्स अटैच थी. कोर्ट गिव्स 24-year-old वुमेन डेथ सेंटेंस इन मर्डर केस. ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, ठीक है ना. इसमें क्या हुआ, डेथ फॉर, इसमें जहर पिला दिया था बंदे को, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है. ऐसे कैसे जहर पिला दिया, नो, आई डोंट अंडरस्टैंड. 2 cases इन 1 न्यूज़पेपर. इसमें क्या हुआ था, हाँ जहर पिला दिया था, ठीक है, बेसिकली जहर पिला दिया था, तो ये हम नोट नहीं करेंगे, बट येस आई वांटेड टू शो यू रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है. दिस इज वेरी सब्जेक्टिव. आई थिंक अगर आप किसी का मर्डर कर देते हो अपनी हरकतों की वजह से, दैट शुड बी कंसिडर्ड रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ठीक है ना. स्टडी मूड्स इंक्लूजन ऑफ 179 ग्रुप्स इन SC ST OBC लिस्ट. तो OBC स्टडी कह रही है कि 179 ग्रुप को SC ST OBC में डालना चाहिए. तो ये कौन से ग्रुप्स हैं, ये पढ़ते हैं. In one of the largest ethnographic studies of its kind, the Anthropological Survey of India and Tribal Research Institute across the country have for the first time comprehensively categorized 268 denotified
semi-nomadic and nomadic tribes that previously commissions believed that had never been classified. The 3-year-long study commissioned by Niti Aayog panel has recommended the inclusion of 179 of these communities into SC/ST, and ये बहुत ज़्यादा important है. सबसे पहले हम notes बनाने से पहले इसको क्या लिखेंगे? Important. अब मैं आपको important क्यों मार्क करवाती हूँ, सो दैट अगर आपके पास कभी टाइम बहुत कम है और आपको रिवाइज करना है तो एटलीस्ट आप इंपॉर्टेंट वाली को अच्छे से रिवाइज कर पाओ. एंड अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाली न्यूज़ मुझे नहीं याद करिए, वैसे ऐसा लगना नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट ये तो याद करो. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टडी मूड्स इंक्लूजन ऑफ 179 ग्रुप्स इन SC/ST OBC लिस्ट. अब यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्टडी. ठीक है ना, लार्जेस्ट एथनोग्राफिक स्टडीज ठीक है ना ऑफ इट्स काइंड, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे of India, that is ANSI, and Tribal Research Institutes TRIs across the country have for the first time comprehensively categorized 268 denotified semi-nomadic and nomadic tribes. अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आती है कि ये रिसर्च करी किसने है. ये रिसर्च जो है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने करी है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिले हैं जो कभी पहले कैटेगराइज ही नहीं करे गए थे. जो नोमैडिक, देखो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक क्या है, जिनको हम बंजारा बोलते हैं, जो जिनका एक फिक्स जगह नहीं होता, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं. ठीक है ना, तो उन ग्रुप्स के बारे में बात हो रही है कि उनको कैटेगराइज किया जाए. उसमें से 268 मिले हैं, जिसमें से वो आगे फर्दर कह रहे हैं कि आप 179 को जो है आप SC/ST OBC में कैटेगराइज करिए. अब एंथोग्राफिक स्टडीज क्या होती हैं? एंथोग्राफी इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है ना, स्टडी ऑफ लिखेंगे, स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है जी, हो गया. उसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे, ये स्टडी किसने करवाई. अब यहाँ पर हमने पढ़ा किसने करी, ये स्टडी किसने करी. ठीक है ना, अब उसके बाद जो चीज करेंगे, किसने करवाई वो स्टडी. ठीक है ना, हु कंडक्टेड द स्टडी, नीति आयोग. ठीक है ना, 3-year लॉन्ग स्टडी कमिशन्ड बाय नीति आयोग पैनल. ठीक है ना, रेकमेंडेड. अब ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेकमेंडेड, आज हम नंबर्स याद करें, इंक्लूजन ऑफ 179 ऑफ दीज कम्युनिटीज इनटू SC/ST OBC. ठीक है ना, सेंट्रल लिस्ट एंड OBC सेंट्रल लिस्ट में ऐड करने को कह रहे हैं. The state list भी होती है, सेंट्रल लिस्ट. While the social justice and ministry waits for the finalized report from the नीति आयोग panel, अब ये finalize होनी है. ठीक है ना, the voices have now emerged within the development and welfare board for DNT, NT, SNT communities that are calling into question. अब यहाँ पे DNT, NT वाली कौन सी है, nomadic. इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था. ये nomadic tribes हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, DNT, NT और SNT.
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए। अब ये स्टडी किसने करवाई? नीति आयोग ने करवाई। 3 साल तक ये स्टडी चली, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 179 कम्युनिटीज को कह रहे हैं कि आप SC ST OBC में डाल दीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। विच पैनल इज बेटर फॉर मुल्ला पेरियार डैम? अब यहाँ पर मुल्ला पेरियार डैम जो है उसका इशू कब से स्टार्ट हुआ? जब से फ्लड्स आए वायनाड के अंदर। ठीक है ना। केरला में वायनाड है, तो वहां पर फ्लड्स आए, तो उनका ये मुल्ला पेरियार डैम जो कि 50 ईयर्स कहा जाता है कि इसकी लाइफ टाइम जो है ये 50 ईयर्स है, इसको बने हुए 129 ईयर ओल्ड ये डैम है। अब ये सिचुएटेड इन केरला है, ये मतलब है केरला में, बट ये ओन कौन करता है? तमिलनाडु। ठीक है ना। ओन्ड बाय तमिलनाडु, इसको तमिलनाडु ओन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर अब ये डिस्प्यूट है। केरला के लोग कह रहे हैं कि इसको आप डिमोलिश करके दोबारा बनाओ या इसका वाटर लेवल कम करो। तमिलनाडु वाले कह रहे हैं अरे इसकी इंस्पेक्शन हो गई है, ये डैम बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं कि देखो 50 ईयर्स इसकी लाइफ थी, 129 हो चुके हैं, कल को यहाँ पर भी ऐसा फ्लड आ गया जैसे वायनाड में आया, हमारा तो खराब हो जाएगा चीजें। तो ये अब चल रही है। अब ये कह रहे हैं कि हम कौन सी कमीशन बनाए, खुद का बनाए, वो जो भी बनेगा वो देखते हैं। अब ये पूछ पाछ कर रहे हैं। हमें बस ये याद रखना है कि मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है, कौन ओन करता है, कितने साल हो गए इसको बने हुए। ठीक है। उसके बाद द ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑफ UGC। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? प्रपोजल। प्रपोजल ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑफ UGC। ठीक है ना, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स की बात हो रही है। अब देखो वाइस चांसलर्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है, ठीक है, लिखना नहीं अभी, वाइस चांसलर्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज पे डिस्प्यूट है। UGC कह रही है कि भैया गवर्नर, UGC के जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि गवर्नर अपॉइंट करेगा। ठीक है ना। अब गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब इनडायरेक्टली जो स्टेट यूनिवर्सिटी का VC है, अगर वो गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की से है। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये तो फेडरल स्ट्रक्चर को हिला देगा। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। अब ये चीज को हला देगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है, जो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं कि एक सर्च कमिटी हम बिठाएंगे जो ढूंढेंगे और जो रेकमेंड करेंगे कि इनमें से VCs हो सकते हैं और फिर VC बनेंगे। इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की से होती है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कभी किसी जजमेंट में वो कह रहे हैं स्टेट अपॉइंट करेगी, कभी किसी जजमेंट में कह रहे हैं UGC। तो ये दिक्कत है। तो देखते हैं इसको। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इन्वोक प्रोटेस्ट बाय नॉन भारतीय जनता पार्टी हेडेड स्टेट गवर्नमेंट। जहां पर BJP नहीं है वो वाली स्टेट्स ऑब्जेक्शन करी है। Their main objection against this regulation is that it constitutes a violation of the federal principles। वो कह रहे हैं कि जो division of power between central and state है ये violate करते हैं ये rules। The state government concerned have demand withdrawal। जो state government है वो कह रही हैं कि आप ये rule को withdraw कर लीजिए। Under the existing regulations, a vice chancellor can be selected only from among academicians who have a minimum experience of 10 years as professor। Though this amendment, the UGC declares that professors with 10 years plus years of experience in industry, public administration or in industry, public administration or public policy also should be considered। तो ये वाला चेंज एक लेके आ रहे हैं। ये वाला चेंज इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जितना कि UGC कमीशन। अब ये कह रहे हैं कि UGC आया क्यों? was enacted by parliament to make provision for coordination and determination of standards in universities and for purpose to establish UGC। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन UGC बनाने के लिए UGC एक्ट लेकर आए थे। द एक्ट therefore mandates UGC to take all steps as it thinks fit for the promotion and coordination of university education। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं UGC आया क्यों? तो हमें पहले UGC के बारे में लिखना है। सबसे पहला पॉइंट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स। UGC किसके अंदर बना? UGC बना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 के अंदर। कौन से के अंदर? 1956 में आया। ठीक है ना। इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस। इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस for coordination and determination of standards
इन यूनिवर्सिटीज। तो मतलब यहाँ पर इनकी क्या जुरिस्डिक्शन मतलब ये कौन कौन से लॉज बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, जो कि कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी से डील करते हो। और इस एक्ट के अंदर क्या बना, यूजीसी बना, दैट इज यूनिवर्सिटी, एंड क्या करना था इन्होंने, टू इस्टेब्लिश यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब यूजीसी का क्या है, यूजीसी जो है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, यूजीसी टू टेक all steps as it thinks fit for promotion and coordination of university education। ठीक है ना, कि वो सारे स्टेप्स लें जिससे कि कोऑर्डिनेशन बन सके यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की प्रमोशन हो, ये सारे स्टेप्स लेने के लिए यूजीसी आया। तो अगर अब मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कब आया, 1956 में ये एक्ट आया, इसका मेन टास्क क्या है, मुझे पता है ये दो चीज़ों के लिए ये बनी है। ठीक है ना, अब मुझे कोई यूजीसी की फुल फॉर्म अब मुझे पता ही है। ठीक है ना, अब इसीलिए बना था। द गवर्नर एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज अंडर द यूनिवर्सिटी एक्ट इंसिस्ट ऑन इंक्लूडिंग अ नॉमिनी ऑफ यूजीसी इन सर्च कमेटी एज पर रेगुलेशन ऑफ यूजीसी रेगुलेशंस 2018। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो गवर्नर है वो चांसलर होता है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट स्टेट यूनिवर्सिटीज का। ठीक है ना, अब ये क्या यूजीसी के रूल क्या कह रहे हैं कि आप इंक्लूड अ नॉमिनी ऑफ यूजीसी इन सर्च कमेटी, जो सर्च कमेटी जो वाइस चांसलर ढूंढेगी उसके अंदर आप एक नॉमिनी डालो यूजीसी का। ठीक है ना, कमर्सली द स्टेट गवर्नमेंट्स इंसिस्ट ऑन एडहेरिंग टू द रिस्पेक्टिव स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट विच जनरली रिक्वायर द सर्च कमेटी टू कंसिस्ट ऑफ वन नॉमिनी ईच फ्रॉम चांसलर, सिंडिकेट एंड सेनेट। तो अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है ये हम लिखेंगे हेडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ, नहीं इसको लिखो इशू विद रिगार्ड टू appointment of issue with regard to appointment of वाइस चांसलर। ठीक है ना, तो एक जन क्या कह रहा है, तो यहां पर यूनिवर्सिटी अंडर यूनिवर्सिटी एक्ट इंसिस्ट यूजीसी सेज नॉमिनी फ्रॉम यूजीसी be included in search committee। State says one nominee each from chancellor, syndicate and the Senate। It opposes UGC involvement। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या देखो, सिंडिकेट और सेनेट का एक एक बंदा अगर नॉमिनी होगा वो सेम कर देंगे वो नॉमिनी, या फिर जब वोटिंग होगी तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की चलेगी। अब यहाँ पे क्या चाहते हैं, चांसलर के साथ यूजीसी वाला हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी, तो मतलब पावर किसके हाथ में रहेगी। अब यहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग, सुप्रीम कोर्ट ने भी कन्फ्लिक्टेड इसके ऊपर वो दी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। ठीक है ना, तो ये इनका बीच में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 254(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सेंट्रल। अगर सेंट्रल और स्टेट लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है तो सेंट्रल वाले, इफ स्टेट्स दैट इफ अ स्टेट लॉ इज डिपेंडेंट टू सेंट्रल ऑन मैटर्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। ठीक है ना, तो अब ये हम लिख लेते हैं आर्टिकल 254 सब आर्टिकल 1। ठीक है ना, इफ स्टेट लॉ and central law conflict on matters in concurrent list, the central law will prevail। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं यूजीसी वाला प्रिवेल करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये ऐसे ही लड़ भिड़ रहे हैं। उत्तराखंड टू रोल आउट यूसीसी। तो यूसीसी क्या है,
यूसीसी बेसिकली यूसीसी का फुल फॉर्म इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कहाँ पर हो रखी है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है वो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो रखी है। यूसीसी क्या कहता है कि पर्सनल लॉज, मतलब शादी कैसे होगी, डाइवोर्स कैसे होगा, सक्सेशन की प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, ये सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कैसे एप्लीकेबल होंगे एज पर योर पर्सनल लॉ, मतलब आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग ये लॉज जो हैं आपको एप्लीकेबल होंगे। ठीक है ना। यूसीसी क्या कहता है कि सेम लॉज फॉर ऑल, मतलब पर्सनल लॉज नहीं होंगे, सेम लॉज, मतलब इन वाले एरियाज के अंदर भी सेम लॉज होंगे सबके लिए। ठीक है, तो यूसीसी तो उत्तराखंड जो है वो यूसीसी अप्लाई कर रहा है। इट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू डू सो। बिफोर इंडिपेंडेंस कौन सी स्टेट में ऑलरेडी यूसीसी लागू हो रखा है? यूसीसी ऑलरेडी देयर गोवा में, बट वो बिफोर इंडिपेंडेंस है। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेट जहाँ पर यूसीसी है वो गोवा है। फर्स्ट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस जहाँ पर यूसीसी लागू हुआ है उत्तराखंड है। फर्स्ट स्टेट इन जनरल गोवा है। तो अगर क्वेश्चन जिस हिसाब से है वैसे आप आंसर करोगे। ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी व्हीकल्स कैन वन ओन इन द सेम सिटी। अब यहाँ पर बात करें पार्किंग के इशू की। देखो, अगर आप कहीं पे भी रहते हो कमेंट करके बताना क्या आपके एरिया में भी पार्किंग के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं? मेरे एरिया में तो बहुत होती हैं। ठीक है, तो पार्किंग वाला इशू जो है बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या एक बंदे के नाम पर अनलिमिटेड गाड़ियां हो सकती हैं? ठीक है, तो कुछ ना कोई ऐसे रूल्स क्यों ना लेकर आए कि अगर आपके पास खड़ाने की स्पेस है तभी आप लेकर आ सकते हो, नहीं तो आप नहीं लेकर आ सकते हो, या फिर एक बंदे के नाम पे एक ही हो सकती हैं गाड़ियां। तो ये बोला जा रहा है। ठीक है ना। इसके अंदर एमिकस क्यूरे, ना व्हाट इज द टर्म एमिकस क्यूरे? एमिकस क्यूरे का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट। अब फ्रेंड ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है कि जजेस अपॉइंट करते हैं लॉयर को कि चलो तुम इस केस में इन्वॉल्व हो जाओ, तुम थोड़े एक्सपर्ट हो इस वाली फील्ड में, हमें असिस्ट कर देना, तो उसको एमिकस क्यूरे कहते हैं। और अगर पेपर में है तो एमिकस क्यूरे का मतलब क्या है? फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ पे बात हो रही है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। एनएल सैट के अंदर या एआईएटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ऐसे राइटिंग के लिए तो ये आप वो कर सकते हो। ठीक है। ऋषभ पंत नेम्ड कैप्टन ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत named captain of, sorry for the burp, लखनऊ, क्योंकि आईपीएल से क्वेश्चंस आते हैं तो ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन किसका? यूएस टू विड्रॉ फ्रॉम पेरिस अग्रीमेंट है, ये बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यूएस जो है वो विड्रॉ करेगा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑन मंडे अनाउंस द यूनाइटेड स्टेट्स इंटेंशन टू विड्रॉ फ्रॉम Paris Climate Accord for a second time, a defiant rejection of global efforts to combat planetary warming as catastrophic weather events intensify worldwide. The Republican leader also said his administration would declare national energy emergency. तो यहाँ पर पहले लिखेंगे United Nations, US President announced intention to withdraw from Paris Climate Accord। ठीक है, अब पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड क्या है? 2015 में साइन हुआ था, जिसके अंदर वर्ल्ड ने कहा था हम अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है ना, ये प्रॉमिस किया था। अब ये कह रहे हैं कि हम इससे बाहर जाना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशंस का ये अग्रीमेंट है जिसके लिए कोप होती है, कोप वो सारा, वो कह रहे हैं कि हम तो इससे विड्रॉ करना चाहते हैं। मतलब ये पैसे नहीं देंगे डेवलपिंग नेशंस को। ठीक है, कि आप फॉसिल फ्यूल्स ना यूज़ करके रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करो। ठीक है ना। टू अब ये क्या कह रहे हैं? वॉन्ट टू डिक्लेयर, वुड डिक्लेयर national energy emergency. It would take a year to leave the agreement after submitting a formal notice. ठीक है, critics want it would could bolden, वो कह रहे हैं कि चाइना और इंडिया तो और बोल्ड हो जाएंगे, वो तो चाहते हैं ऐसा हो।
ठीक है ना। अब ये क्या है, इट कम्स एज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ओवर द पास्ट 2 years। 1.5 डिग्री सेल्सियस तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ ही चुका है, ठीक है ना। तो ये जो है ये बोल रहे हैं यूएस वाले, ठीक है। पेरिस अग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 2015 में। ईयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्या चाहता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट फंडेड बाय चाइना एंटर्स इनटू ऑपरेशन। पाकिस्तान लार्जेस्ट एयरपोर्ट funded and built in countries restive southwest by China operative, ठीक है ना। अब यहाँ पर लार्जेस्ट एयरपोर्ट फंडेड एंड बिल्ट इन कंट्रीज रेस्टिव, ये हमें साउथ वेस्ट वाला लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ज़रूरी है कि चाइना ने इसको बिल्ड किया है, ऑपरेटिव हुआ है, पाकिस्तान का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। ये कौन सा है? गवादर। कैसे याद करेंगे? गवार से। अगर हम गवार और दा लिख दें, गवादर एयरपोर्ट कौन से प्रोविंस में है? पाकिस्तान के बलोचिस्तान में, और बलोचिस्तान अलग होना चाहता है पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही गवादर पोर्ट भी है, ठीक है ना। दिस एम्स टू डायरेक्ट असेस टू शिपिंग लेन्स ऑफ अरेबियन सी, और ये सब यहाँ पे 1 मिनट ये पूरा ही पढ़ेंगे हम, मैं पढ़ाना चाहती हूँ आपको। बिसाइड्स एयरपोर्ट विच हैज़ एन एस्टिमेट शो इन चाइना हैज़ ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड डीप सी पोर्ट, ये भी लिखेंगे। चाइना हैज़ कंस्ट्रक्टेड अ डीप सी पोर्ट as part of Chinese President Xi Jinping BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हम बात कर चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव टू इंक्रीज ट्रेड बाय बिल्डिंग, ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हो तो हम लिख लेंगे इनिशिएटिव, चाइना का इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव टू इंक्रीज ट्रेड बाय बिल्डिंग infra around the world। Now what is the meaning of the term infra? मतलब ब्रिजेस, रोड, ये सब कुछ बनाएंगे, ठीक है ना। ट्रेड बढ़ाने के लिए चाइना ये कर रहा है। एम्स टू ऑल्सो गिव चाइना डायरेक्ट असेस थ्रू शिपिंग लेन्स ऑफ द, अब ये जो पोर्ट है इसका और क्या एम है ये लिखेंगे। एम्स टू गिव चाइना डायरेक्ट असेस टू shipping lanes of Arabian Sea through Pakistan via the China Pakistan। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है बिकॉज मेरा थंब कटा हुआ है, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इंश्योर कि अच्छी राइटिंग आए, बट वो एक टाइम तक आ रही है, उसके बाद वो दर्द स्टार्ट हो रहा है तो नहीं आ रही है। तो ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है, गवार जो है गवादर एयरपोर्ट बलूचिस्तान चाइना ने बनाया, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। लार्जेस्ट एयरपोर्ट है चाइना का, पाकिस्तान का, चाइना ने इसको फंड किया है। वहाँ पे डीप सी पोर्ट भी बनाया है, चाइना ने बनाया है। ये इनिशिएटिव क्या, BRI इनिशिएटिव के अंदर, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसका भी फुल फॉर्म लिख लो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है ना। एम्स टू गिव चाइना डायरेक्ट असेस टू शिपिंग लेन्स ऑफ अरेबियन सी थ्रू पाकिस्तान वाया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या कर रहे हैं, ये जो पोर्ट बनाया है चाइना को डायरेक्ट असेस देना चाहते हैं शिपिंग लेन्स ऑफ अरेबियन सी को थ्रू पाकिस्तान वाया द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है ना। मतलब चाइना को अरेबियन सी का डायरेक्ट असेस मिल रहा है। क्या मैं शॉर्ट में ये याद कर सकती हूँ इस पॉइंट के लिए, ठीक है ना, वाया पाकिस्तान ये मिल रहा है असेस, ठीक है। सो गाइज आज आप मुझे बताओगे आफ्टर द क्लास इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, बिकॉज आई कुड रीड वन कमेंट वेयर इन समवन वाज सेइंग कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ बता देना। एंड येस 1 to 15 जनवरी का अगर आपको, या 16-17 तक का भी, आई वॉज इल, आई वॉज हैविंग फीवर। मैंने मोस्टली क्लासेस 1 जनवरी और इवन दिसंबर की लास्ट 10 डेज की क्लासेस फीवर में ली हैं। सो आई वॉज इन, मतलब बहुत हैवी फीवर हो रखा होता था जब मैं वो क्लासेस ले रही होती थी, मैं नहीं कर, मतलब आई वॉज सो नॉट वेल, ठीक है। तो मुझे ये होता था कि एटलीस्ट बच्चों के नोट्स बन जाएं, समझा वमझा तो मैं आने वाले टाइम पे दूंगी।
बट येस, अगर अभी भी आपको कुछ लग रहा है दिक्कत तो बता सकते हो कमेंट्स में। एनसीएलटी, अब एनसीएलटी ने क्या किया, लिक्विडेशन मतलब वाइंडिंग अप, कि इस कंपनी को खत्म करो, जो भी इसका है वो बेचो, जिसका जो देना है वो दो। तो लिक्विडेशन के लिए कॉल किया है एनसीएलटी ने, तो लिखेंगे एनसीएलटी ऑर्डर्स गो फर्स्ट एयरलाइन, क्या कह रही है गो फर्स्ट को, कि तुम जाओ सबसे पहले, गो फर्स्ट एयरलाइन लिक्विडेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, एनसीएलटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर, गो फर्स्ट एयरलाइन, इसकी बात हो रही है, गो फर्स्ट एयरलाइन लिक्विडेशन मतलब बाइंडिंग अप। बाइंडिंग अप का मतलब क्या है, कि जो भी कंपनी का है उसको बेचो, ठीक है ना, एंड फिर जिसका भी पे ऑफ करना है वो करो, ठीक है। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने ये बोला है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कौन सी एयरलाइन को बोला है, गो फर्स्ट एयरलाइन को, ठीक है जी। उसके बाद प्ली कॉल्स फॉर क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर सीनियर सिटीजन। अब देखो इंडिया का जो एज है, जो सीनियर्स का एज है, मतलब जब लोग मरते हैं वो अब ज़्यादा जीने लग गए हैं, तो सीनियर सिटीजन्स मतलब 60 से ऊपर होता है, फिर भी चेक कर लेना कितने, 60 से ऊपर होता है, पर्सन एज 60 ईयर्स एंड अबव जो है इंडिया में बढ़ गए हैं, राइट। सीनियर सिटीजन्स के लिए तो सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, केस इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग क्रिएशन ऑफ अ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री फॉर सीनियर citizens in the country, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होनी चाहिए सीनियर सिटीजन्स के लिए। अब यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स अबव 60 पर्सन एज 60 ईयर्स एंड अबव, 60 वाले भी होते हैं, ठीक है ठीक है, 60 ईयर्स एंड अबव, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मुझे कन्फ्यूजन थी वैसे नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है, तो एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए जो देखे उनके वेलफेयर के लिए देखे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है राइज हुआ है, एनएलसैट वाले अगर ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि एक मिनिस्ट्री होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स का जो वेलफेयर देखे, राइट। सो गाइस आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, MHCET 5 ईयर्स एंड 3 ईयर्स के, CUT UG PG के, जामिया के एंड AMU के। बहुत जल्दी पंजाब यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स भी लाइव हो जाएंगे। अगर आपको कोई और मॉक टेस्ट चाहिए आप कॉमेंट में हमें बता सकते हैं। एनएलसैट का आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। एनएलसैट BA और LLB दोनों के लिए हमने आंसर राइटिंग कोर्स निकाल दिए हैं बंडल्स में, दैट इज वन शॉट्स जो करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस हैं। दिसंबर का पार्ट 1 आ गया है और दिसंबर के MCQs का भी पार्ट 1 आ गया है, तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड बंडल्स खरीदिए करंट अफेयर्स के, वो आपको ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे। दैट्स इट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वापस से जैसे मैं एक्सप्लेन करती थी वैसे ही एक्सप्लेन करूँ। एंड आई एम सो सॉरी कि दिसंबर जान में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, बट लेजिट आई वाज सिक एंड आई वाज सो सिक, मतलब मैं 10-11 साल बाद इतनी बीमार होंगी कि मुझे बेड से उठने का मन ही नहीं करता था। मैं बस बैठी रहती थी, बस सोती रहती थी, सोती भी नहीं बस लेटी रहती थी, ठीक है ना। मैंने 20-25 दिन अपनी ज़िंदगी के ऐसे निकाले हैं, बहुत ही बोरिंग थे वो, ठीक है। सो कमेंट्स में बता देना एंड लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।